हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 2 अप्रैल और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसका वन लाइनर फॉर्मेट में। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया और ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को भाषाई आधार पर उड़ीसा जो है ये अलग हुआ था बंगाल और बिहार से। और पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए थीम निर्धारित की है। ये थीम होगी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। आप जानते हो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा पीएम मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है निधि तिवारी को। और क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी मान्यता देगा जापान। इसके अलावा ग्रीस जो है ये इनियोचस बहुपक्षीय अभ्यास का आयोजन कर रहा है। भारतीय वायुसेना भी इसमें हिस्सा ले रही है। साथ के साथ 15 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 37वां कथक महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में टोटल मेडल आए हैं भारत के 10। इसमें देखिए 7 नहीं 6 ब्रॉन्ज होगा, इसको सही कर लीजिएगा, एक करेक्शन है, ठीक है। और एक गोल्ड है, 3 सिल्वर है, 6 ब्रॉन्ज है, टोटल जोड़ोगे तो 10 मेडल आएगा। अच्छा, एक और करेक्शन कराना है, याद आ गया। देखिए उस दिन मैंने ना गलती से आपको बता दिया था कि नरेगा की स्थापना हुई थी 2005 में, ये तो सही था नरेगा की स्थापना, लेकिन उसके बाद मनरेगा नरेगा को किया गया 2009 में। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। 2006 मैंने उस दिन बता दिया था। नरेगा जो है 2005 में स्थापित हुआ और इसके अलावा इसका नाम मनरेगा किया गया 2009 में, ठीक है। ये बात याद रखना। चलिए, हाल ही में किसने बच्चों के लिए विशेष ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर माई भारत लॉन्च किया? पीएम मोदी ने लॉन्च किया है। नंगल को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेगा पंजाब। और एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल नाम की रिपोर्ट जो है ये पब्लिश की गई यूनेस्को के द्वारा। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से जिनका आपने रिवीजन किया है। अब हम लोग आज की करंट अफेयर देखेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व आर्टिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? आर्टिज्म अवेयरनेस डे ये मनाया जाता है साथियों 2 अप्रैल को। आर्टिज्म क्या है? आर्टिज्म एक विकार होता है, इसे रोग मत समझिए, ये कोई रोग नहीं है, ये विकार है, ठीक है ना। एक डिसऑर्डर टाइप का है, बचपन में ही पता लग जाता है, बच्चों में जन्मजात होता है। इसमें क्या होता है ना कि वो सामान्य तरीके से वो नहीं रिएक्ट करते हैं। बच्चे जो होते हैं कभी आगे चलेंगे, पीछे चलेंगे, इसके बाद कभी गोल गोल घूमने लगेंगे अपने आप, ठीक है, नज़रों से नज़रें नहीं मिलाएंगे, किसी चीज़ में रुचि नहीं दिखाएंगे। तो ये आर्टिज्म से रोग होते हैं और उससे बच्चे पीड़ित होते हैं। तो ऐसे रोग के प्रति अवेयरनेस, ये सॉरी रोग नहीं, ऐसे विकार के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, आर्टिज्म अवेयरनेस डे, ठीक है। तो 2 तारीख को मनाया जाता है अप्रैल महीने में, 2 अप्रैल को। तो ये स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स है। इस बार की थीम रखी गई है एडवांसिंग न्यूट्रो डाइवर्सिटी एंड द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स। 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, नीले रंग को आर्टिज्म का प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था, सीजीएल में आ चुका है ये क्वेश्चन कि किस रंग को आर्टिज्म के प्रतीक रूप में देखा जाता है, तो नीले रंग को देखा जाता है, इसको आप याद रखना। चलिए, ये 2 अभी तक महत्वपूर्ण दिवस आए हैं अप्रैल महीने के, इसको देख लो दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ आयोजित किया गया? टाइगर ट्रायम्फ, तो टाइगर ट्रायम्फ से आप ऐसे ट्रिक्स याद रखिएगा ना, टाइगर हैं भारत में, भारत के प्रधानमंत्री, और ट्रायम्फ जो है ये है ट्रम्प, राष्ट्रपति, है ना, अमेरिका वाले। तो भारत और यूएस के बीच में होता है और ट्रम्प के टाइम पर ही ये शुरू भी किया गया था। हालांकि इस बार चौथा संस्करण ही है। अमेरिका और भारत के बीच में ये होता है, ठीक है ना, टाइगर ट्रायम्फ। इंडिया यूएस के बीच में होता है। तो 4th एडिशन ऑफ इंडिया यूएस नेवल एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ टेक प्लेस फ्रॉम अप्रैल 1 to 13। तो 1 से 13 अप्रैल के बीच में होगा। कहाँ होगा? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में और बंगाल की खाड़ी में, ठीक है जी। तो 2 चरण में ये भी होगा, एक हार्बर चरण होगा और एक इसका कोस्टल वो होगा। तो 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी, तब ट्रम्प का टाइम पीरियड चल रहा था। उसके बाद 2021 से आ गए थे जो बाइडन। कुछ और अभ्यास हैं, रिवीजन करेंगे। इनियोचस अभी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें भारतीय वायुसेना भाग ले रही है, लेकिन ये बहुराष्ट्रीय है, बहुराष्ट्रीय है, ठीक है ना। 15 देश भाग ले रहे हैं, 15 देश भाग ले रहे हैं भारतीय वायुसेना के साथ। ग्रीस मेजबानी कर रहा है। इंदिरा जो है, इंदिरा में आप IND यानी इंडिया, RA मतलब रसिया, इंडिया और रसिया के बीच में होता है, चेन्नई पर हुआ। कॉर्पेट कोऑर्डिनेशन पेट्रोलिंग भारत बांग्लादेश कर रहा है। प्रचंड पहाड़ भारतीय सेना ने किया अरुणाचल प्रदेश में। AI केमी ये भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच में हुआ। वरुण अभ्यास भारत म्यांमार ने किया। खंजर 12
खंजर 12 जो है ये भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ। इसके अलावा सी ड्रैगन ये बहुपक्षीय था, प्रशांत महासागर में हुआ। क्लियर है साथियों। ब्रह्मास्त्र की ई बुक आप ले सकते हो एमजेटी ऐप से, ये अभी अवेलेबल है और ई बुक रहेगी ही। अभी इस पर डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है ना, अभी नवरात्रि का ऑफर चल रहा है, तो आप जा करके बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाकर आप इसे ले सकते हो। ई बुक सेक्शन में जाओगे तो उसके बाद ब्रह्मास्त्र में जाना वार्षिकांक में, और उसके बाद वहां जाने के बाद ना जो रेट लिखा होगा नीचे ई बुक के जस्ट नीचे जैसे यहाँ लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना, फिर गो टू कार्ट पर जाना, तब जाकर के यहाँ पर दुर्गा 70 कूपन कोड यूज करना। तो आपको दुर्गा 50 कूपन कोड है एक्चुअली में ई बुक के लिए, कोर्सेज के लिए दुर्गा 70 है और यहाँ कोर्सेज ई बुक के लिए दुर्गा 50 कूपन कोड है। इस पर आप क्लिक करके अप्लाई करोगे तुरंत यहाँ डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। फिर पेमेंट कर लेना तो आपकी ई बुक अनलॉक हो जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत आता है कूपन कोड लगाने में तो ऑफर फॉर यू पर क्लिक करके जाकर देख लेना। ऐसे ही आप बाकी के पेड बैचेज और वो सब ले सकते हो। जीएस सफलता 4.0 पर काम लगभग पूरा हो चुका है, जल्द ही उसके साथ हम लोग आने वाले हैं। जो लोग वेट कर रहे हैं जीएस सफलता 4.0 का, वेट करिए, जल्द ही लॉन्च होगा वेट, ठीक है ना वो कोर्स। बाकी ऑनलाइनर भी लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, लॉन्च की गई है। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग दिया गया? सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है साथियों कहाँ का? गुजरात का। गुजरात के अहमदाबाद में खास तौर से सौदागरी ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। कुछ इस प्रकार से ये लोग ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं, है ना। तो ये एक कढ़ाई है कपड़ों की, कपड़ों के ऊपर प्रिंटिंग होती है, ब्लॉक प्रिंटिंग, एक विशेष प्रकार की इनकी प्रिंटिंग होती है। तो हस्त निर्मित ये वस्त्र कला है, गुजरात की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कला, ये इनका जो प्रिंटिंग प्रक्रिया है ये 300 सालों से चली आ रही है, काफी पुरानी है। तो वस्त्र मुद्रण तकनीकी यानी कि जो कपड़ों का प्रिंटिंग है वो तकनीकी है, छिपा समुदाय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? छिपा समुदाय के द्वारा। तो अभी इसको जीआई टैग दिया गया है। जब भी कोई प्रोडक्ट किसी यूनिकनेस के लिए जाने लगता है तो सरकारें चाहती है कि उसको ग्लोबलाइज किया जाए, उसको और ज़्यादा प्रमोट किया जाए, तो इसके लिए उसको जीआई टैग दे दिया जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। तो भौगोलिक संकेतक चिन्ह जब मिल जाता है तो उसका ब्रांड वैल्यू बढ़ जाता है, प्रमोशन हो जाता है, साथ ही साथ ब्लैक मार्केटिंग भी रुक जाती है। तो जीआई टैग जो है ये 10 सालों के लिए दिया जाता है, ये बात याद रखना। और इसके लिए सरकार जो है एक अधिनियम लाई थी। कब लाई थी? भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 में। ये बिल 1999 में आया था, लेकिन बिल एक्ट बना था 2003 में। और पहला प्रोडक्ट जो जिसको दिया गया जीआई टैग वो था दार्जिलिंग की चाय, 2004 में मिला था दार्जिलिंग की चाय, ठीक है ना, ये बात याद रखना आप। चलिए, ये कुछ और हैं जो रिसेंट दिए गए हैं जीआई टैग प्रोडक्ट, जैसे वर्जिन नारियल अंडमान और निकोबार में पाया जाता है, उसको दिया गया। घरचोला, घरचोला को दिया गया, गुजरात का है। इसके अलावा बोडो जऊ वरण, मैब्रजू बिडबी, बोडो जऊ गेसी, बोडो नफाम, बोडो अंगोला, बोडो गोवा, बोडो गंजी, बोडो ओरोना, ये असम के प्रोडक्ट है जिनको एक साथ जीआई टैग दिया गया था। अब इसमें सब में आपको बोडो दिख रहा होगा, है ना। बोडो वहाँ की लैंग्वेज है, तो आप इसे बोडोलैंड भी उस रीजन में अभी बीच में चर्चे में आया था, मैंने आपको समझाया था। तो बोडो से आप समझ सकते हो, असम लगा सकते हो ऑप्शन में, ठीक है ना। चलिए, अजरक पेंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात की ही अजरक पेंटिंग जिसको जीआई टैग मिला है, ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। रिगनाई पचरा कपड़ा और त्रिपुरेश्वरी मंदिर के पेड़ा, इसको भी मिला है, त्रिपुरा का जीआई टैग है ये। मास्क निर्माण और पांडुलिपि पेंटिंग, ये माजुली का है। माजुली भी कहाँ पड़ती है भाई? असम में। असम में माजुली नदी द्वीप जानते हो ना, माजुली नदी द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मतलब द्वीप समुद्र में बनता है जनरली, लेकिन ये नदी पर बना हुआ द्वीप है, आइलैंड है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, असम में है माजुली द्वीप, याद रखना। पांडुलिपि पेंटिंग वहां का है जिसको जीआई टैग मिला है। अगला, सरली बोचवे, इन्हें राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के 7वां महासचिव नियुक्त किया गया है। ये किस देश से हैं? सरली बोचवे जो हैं ये अफ्रीका से हैं और ये पहली अफ्रीकन महिला हैं, ठीक है ना। ये घाना से हैं, ठीक है। घाना एक अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी कंट्री आप जानते हो। तो ये पहली अफ्रीकी महिला बन गए हैं राष्ट्रमंडल का की अध्यक्ष बनने वाली, ठीक है ना। तो पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली। अच्छा, अभी पिछली इससे पहले जो आई अध्यक्ष थी जिनका नाम था पेट्रिसिया स्कॉटलैंड, वो पहली महिला अध्यक्ष थी और ये पहली अफ्रीकी महिला है, ठीक है ना। दोनों में क्लियर है ना। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ जिसे कहते हो, तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की ये महासचिव बनी है, सेक्रेटरी जनरल बनी है 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए, ठीक है जी। अच्छा, ये 7वें नंबर की बनी है, तो ये भी ध्यान रखना। और राष्ट्रमंडल से अगर बात की जाए तो देखो, राष्ट्रमंडल की स्थापना, कॉमनवेल्थ की स्थापना 1926 में हुई थी बल्फोर डिक्लेरेशन के तहत।
कभी कभी आपको लंदन डिक्लेरेशन पूछा जाएगा तो 1949 बताना। 1949 में लंदन डिक्लेरेशन, लंदन डिक्लेरेशन था, ठीक है ना, लेकिन स्थापना 1926 में ही हो गई थी। कॉमनवेल्थ नेशन क्या है? ये वे नेशन है, वे देश हैं जहां पर ब्रिटेन ने कभी न कभी शासन किया था या ब्रिटेन की कॉलोनी रही थी। आप जानते हो एक टाइम था 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी के टाइम पर शुरुआत में कि आधी दुनिया पर ब्रिटेन का कब्जा था, बाकी की आधी दुनिया पर फ्रांस की कॉलोनियां थी, है ना। खैर, तो यहाँ पर ब्रिटेन जहां जहां पर था उन्होंने उनको कंट्रोल करने के लिए कॉमनवेल्थ नेशंस बनाए थे। तो वो कॉमनवेल्थ ग्रुप जो है वो चलता रहा, देशों को आज़ादियां मिलती रही, लेकिन गई धीरे धीरे, लेकिन कॉमनवेल्थ ग्रुप बना रहा। तो 1926 से अब आप देखो, इसमें कॉमनवेल्थ में 56 देश तो हैं, लेकिन इसमें आपको अमेरिका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप कहोगे कि भाई अमेरिका भी तो ब्रिटेन ने शासन किया था, बिल्कुल, लेकिन क्या हुआ ना, जब ये बना उस टाइम पर कितनी कॉलोनियां थी, उस टाइम पर किन किन देशों पर या उसके आसपास में किन किन देशों पर अधिकार चलता था ब्रिटेन का, वो देखा गया। अमेरिका तो बहुत पहले आज़ाद हो गया था, है ना, 250 साल हो गया अब उसको आज़ाद हुए। तो इसलिए जो है यहाँ पर 56 देश हैं और अमेरिका नहीं है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पूछा जाता है कि किसी किसी देश में आप देखते हो राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, किसी किसी देश में उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं, है ना। तो जहां पर देखो कॉमनवेल्थ कंट्रीज का अगर हिस्सा है तो वहां उच्चायोग होगा, है ना। तो वहां पर हाई कमिश्नर नियुक्त होंगे। जैसे आप पाकिस्तान सुनोगे, बांग्लादेश सुनोगे, तो यहाँ पर एम्बेसी नहीं होती है ना, यहाँ उच्चायोग होता है, तो कमिश्नरेट जिसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर हाई कमिश्नर नियुक्त होते हैं, अम्बेसडर नहीं नियुक्त होते हैं, राजदूत नहीं नियुक्त होते हैं, उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं। ये बात ध्यान रखना, जहां जहां पर ब्रिटेन की कॉलोनियां रही थी वहां वहां उच्चायुक्त नियुक्त होंगे, बाकी सब जगह राजदूत नियुक्त होंगे। इसीलिए आप अमेरिका में राजदूत पढ़ते हो, क्योंकि अमेरिका जो है इसका हिस्सा नहीं मानता अपने आप को। खैर, 1926 में ये वेलफेयर डिक्लेरेशन हुआ, लंदन में हेडक्वार्टर है, ये बात ध्यान रखना। कॉमनवेल्थ गेम भी होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम भी होते हैं जिसमें ये सब हिस्सा लेते हैं, ठीक है। कमलेश शर्मा ये भारतीय थे जो इसके अध्यक्ष बने थे, पहले भारतीय थे, 2008 से 2016 तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है, राष्ट्रमंडल के महासचिव के रूप में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर वर्ष भर चलने वाला हना तलांग वपोई स्वच्छता अभियान शुरू किया गया? तो ये अभियान वर्ष भर चलेगा और मिजोरम में शुरू हुआ है। मिजोरम में देखिए, मिजोरम लॉन्च्ड ईयर लॉन्ग हनात लंग पुई। तो हनात लंग पुई जो है ये एक स्वच्छता अभियान है, क्लीननेस कैंपेन है, जो मार्च 2026 तक रहेगा। मतलब मार्च 2025 में शुरू हुआ है, साल भर चलेगा, मार्च 2026 तक ये चलने वाला है। शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन के मंत्री हैं जो सपदंगा, उन्होंने इसकी शुरुआत करी हुई है। तो आइजोल में, जो कि वहाँ की राजधानी है, मिजोरम की राजधानी आइजोल होती है, उसकी नगर पालिका से इस प्रबंधन के लिए ये व्यापक योजना है। तो याद रखना, स्वच्छता अभियान है, मिजोरम में ये शुरू किया जाएगा। बाकी मिजोरम की अगर बात करें तो मिजोरम एक पूर्वोत्तर भारतीय राज्य है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। मिजोरम जो है ये अपना बॉर्डर लगाता है किससे किससे? तो देखो, ये अपना बॉर्डर मणिपुर से लगाता है, असम से लगाता है, और इधर त्रिपुरा से लगाता है, और इस साइड ये बांग्लादेश से लगाता है, इस साइड ये म्यांमार से लगाता है। कई कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश से बॉर्डर नहीं लगाता है? तो ऑप्शन में आपको दे देगा यहाँ त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, और एक ऑप्शन दे देगा आपका मणिपुर। तो कंफ्यूज मत होना, मणिपुर बॉर्डर नहीं लगा रहा है, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय ये सब बॉर्डर लगा रहे हैं, असम भी बॉर्डर लगा रहा है, ठीक है ना, बांग्लादेश से। खैर, आइजोल राजधानी है, लाल दोहमा यहाँ पर जेडपीएम पार्टी से सीएम है, और जनरल विजय कुमार सिंह जी पूर्व सेना प्रमुख जो है, जो यहाँ के बनाए गए हैं गवर्नर, अभी रिसेंटली ही कुछ महीनों पहले इनका इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ शेरो, खुआलम, छेलाम ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। पलक टोपी, तामदिल, रिंगदिल ये प्रमुख झीलें हैं। यहाँ पर 11 जिले हैं, 40 विधानसभा में सीटें हैं, एक लोकसभा में और एक राज्यसभा में सीट जाती है। अगला, मार्च 2025 में किसको उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उगादी पुरस्कार ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, उगादी फेस्टिवल अवार्ड, ठीक है ना। तो अभी हाल ही में दिया गया है किसे? मैना स्वामी को। मैना स्वामी को उगादी अवार्ड दिया गया हुआ है। ये ऐतिहासिक अनुसंधान और सामाजिक सेवा में इनके योगदान के लिए दिया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा दिया गया है, विजयवाड़ा में एक समारोह आयोजित करके। तो आंध्र प्रदेश ये पुरस्कार देती है विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान जो देते हैं, तो ये उनका राजकीय पुरस्कार है। उसी टाइम पर कला रत्न दिया जाता है, हंसा मेडल दिया जाता है, ठीक है ना। अगला, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कितने न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया गया? एक बड़ा देखने को मिला चेंजेस कल, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक साथ 582 लोगों को इधर उधर कर दिया,
है ना, तबादला कर दिया। 582, मतलब आप सोचो 582 न्यायिक अधिकारी एक साथ इधर उधर हेर फेर किए जाएं, तो ये बड़ी न्यूज़ बनेगी ही। तो ये बना बड़ा न्यूज़, यूपी में बड़े पैमानों पर जज का हेर फेर हुआ। और अभी कहीं न कहीं इसका समझो कि टफ करने के लिए, चीज़ें थोड़ा सख्त करने के लिए जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें ये एक्शन लिया गया है। क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों में कई आरोप लगे, यशवंत वर्मा पकड़े गए थे, पकड़े क्या गए थे, मतलब उनके घर से कैश पकड़ा गया था और होली के दिन होलिका दहन कोई करके निकल गया था। तो इसके बाद बहुत सारी बातें उठी, बहुत सारी चीज़ें चली कि भाई उनको, जज लोग को कोई सज़ा देने के लिए है नहीं, जज जिसको जो मर्जी आता है वो दे देते हैं, उन पर तो कोई रोक टोक नहीं करता है, भाई न्यायालय है, न्यायालय बोल दिया है। सबको ट्रस्ट भी था, लेकिन जब जज को ही पता लगे कि इतना 15-15 करोड़ पकड़े जा रहे हैं, तो उन पर कौन सी कार्रवाई करे। उसके बाद कार्रवाई के बजाय उनको भेज दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में उल्टा, है ना, मतलब कि ट्रांसफर कर दिया गया था। तो ऐसे में बहुत सारा सवाल उठ रहा था जुडिशियल सिस्टम पे। इलाहाबाद हाई कोर्ट यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रकार से पब्लिक में सेंटीमेंट बनाने के लिए, या फिर हो सकता है कुछ ऐसा करप्शन को थोड़ा सा रोकने के लिए ऐसा किया गया। देखो, अगर कोई नियुक्ति, कोई अधिकारी कहीं पर बहुत लंबे समय से टिका हुआ है, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पर करप्शन के, क्योंकि वहाँ पर मेल व्यवहार बन जाता है। लेकिन अगर समय समय पर तबादला होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है, तो वहाँ माहौल में आने में या रिलेशन बनाने में, पब्लिक रिलेशन बनाने में समय लगता है। तो ऐसे में चांसेस थोड़ा कम होते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि इसी वजह से यहाँ पर 582 न्यायिक अधिकारियों को हेर-फेर किया गया है, इधर-उधर किया गया है, ठीक है ना? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे बड़ा हाई कोर्ट है भारत में, ठीक है? तो इसने 443 न्यायाधीशों को और 582 न्यायिक अधिकारियों को तबादला किया हुआ है। अब ये हाई कोर्ट के हैं, तो क्या मतलब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बदले गए हैं? नहीं। इसमें जो सत्रीय न्यायालय होते हैं ना, जो जिलों वाले होते हैं, उनके बदले गए हैं, उनके। और जो जुडिशियल अधिकारी होते हैं उनको सबको ट्रांसफर किया गया है। सबसे ज़्यादा ट्रांसफर कानपुर से देखने को मिले हैं, जिसमें 13 जज एक साथ बदले गए हैं। फिर अलीगढ़ से 11 न्यायाधीश बदले गए हैं, बरेली के 5 न्यायाधीश बदले गए हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत हाईकोर्ट को अधिकार है कि वो चेंजेस कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। तो बाकी हाई कोर्ट सब 25 है भारत में। सबसे लास्ट वाला, या कहें कि अंतिम 25वां वाला हाई कोर्ट बना था अमरावती हाई कोर्ट, जो कि आंध्र प्रदेश में है, याद रखना। अगला 1 अप्रैल, अच्छा लखनऊ में जो हाई कोर्ट है वो क्या है उत्तर प्रदेश का, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही खंडपीठ है, ये भी ध्यान रखना। 1 अप्रैल 2025 को किस देश के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आए? तो गैब्रियल बोरिक फॉन्ट ये हैं चिली के प्रेसिडेंट, और ये आए हुए हैं भारत की ऑफिशियल यात्रा पर, 5 दिनों की ऑफिशियल यात्रा पर आए हुए हैं, ये हैं राष्ट्रपति, ठीक है जी। तो ये पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे और गैब्रियल बोरिक, और आकर के चर्चा पर चर्चा करेंगे। ये अभी जब से राष्ट्रपति बने हैं पहली बार अपना भारत की यात्रा कर रहे हैं, तो पहली बार भारत चिली संबंधों पर बात करने के लिए आएंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो सेंटियागो होती है राजधानी चिली की, मुद्रा होती है चिलियन पेसो। ये दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, दक्षिण अमेरिका में आपको यहाँ पर दिख जाएगा चिली। काफी लंबा देश है, लेकिन काफी छोटा देश है ना। लंबा और छोटा का मतलब ये कि पतले में ही है, किनारे किनारे बॉर्डर पर बहुत लंबा तक ये फैला हुआ है। इधर अर्जेंटीना आपको दिख जाएगा, ये बड़ा सा आपको ब्राजील दिख जाएगा। मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ पर केवल 13 देश हैं बड़े बड़े, ये जो भूभाग है दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट। और इन 13 देशों में ना, ये 11 देशों से अकेले ब्राजील अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसमें 2 देश हैं जिनसे ब्राजील अपना बॉर्डर नहीं शेयर करता है। उन 2 देशों में एक है चिली और एक यहाँ पर इक्वाडोर है। केवल 2 देश हैं जिससे ब्राजील नहीं बॉर्डर लगाता, बाकी इस कॉन्टिनेंट के सभी देशों से ब्राजील अपना बॉर्डर लगाता है, ठीक है जी। खैर, तो इसको भी याद रखना, सेंटियागो इसकी राजधानी होती है। अगला, मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? मियामी ओपन, इसको जीत लिया है भाई आर्याना सेबलंका ने। ये वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने जीत लिया है एक बार फिर से भाई, क्या मैडन, इन्होंने पहला ये जीता है, मैडन है इनका मियामी ओपन, मतलब मियामी ओपन पहला जीती है, लेकिन ग्रैंड स्लैम वगैरह तो ये जीतती ही रहती हैं। खैर, पुरुष एकल का को जीता है जैकूब मेंसिक ने, केवल यही पुरुष एकल और महिला एकल ही आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका की बात करें अगर, 3 ग्रैंड स्लैम ये जीत चुकी हैं, ठीक है। जिनमें से अभी देखो पिछले साल का, ये 2024 का ग्रैंड स्लैम है। सब इसको रट डालो पूरा अच्छे तरीके से। इसमें रटना क्या है, मतलब केवल आपको ये महिला वाला ही याद रखना है, पुरुष वाला तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, देखो ध्यान रहे, ये 2024 का ग्रैंड स्लैम है, ठीक है। 2024 का ग्रैंड स्लैम पूछा जाएगा आपके 2025 के जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें। तो देखो इसमें ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है, आप जानते हो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और चारों इसी सीरियल में होते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर यूएस विंबलडन ओपन, फिर होता है यूएस ओपन।
तो जो ये दोनों होता है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, ये हार्ड कोर्ट पर होता है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ये दोनों हार्ड कोर्ट पर होते हैं। बाकी फ्रेंच ओपन होता है मिट्टी के मैदान पर यानी क्ले कोर्ट पर, और ग्रीन ग्रास कोर्ट हरी घास के मैदान पर होता है विंबलडन ओपन, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम। ठीक है जी। तो चलो अब आते हैं इसमें विजेताओं में। देखो जगनिक सिनर जो हैं ये इटली के हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, क्योंकि ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, तो हार्ड कोर्ट पर ये बढ़िया खेलते हैं। तो बढ़िया खेलते हैं तो भाई यूएस ओपन भी तो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, इसको भी ये जीत लिए, क्योंकि हार्ड कोर्ट के ये बढ़िया खिलाड़ी हैं। कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, और स्पेन स्पेन के पास में ही फ्रांस मिलेगा आपको, फ्रांस में होता है ये फ्रेंच ओपन, क्ले कोर्ट पर होता है मिट्टी के मैदान पर। तो इनके अनुकूल वातावरण वहां जगह वो मिल गया, तो इन्होंने कहा चलो उसमें हम झंडा गाड़ देते हैं, तो ये फ्रेंच ओपन जीत गए, याद रहेगा। इसके बाद कार्लोस अल्कराज स्पेन की ये भी हैं, विंबलडन ओपन ये भी होता है वहीं यूरोप में ही, लंदन वगैरह में। ठीक है, तो इसको भी ये जीत लिए। तो मतलब ये दोनों जो है इनके स्पेन के हैं, और यूरोपियन बढ़िया पर्यावरण में पारिस्थितिकी में हुआ तो दोनों जीत गए। आ जाओ अब महिलाओं पे। बेलारूस की हैं अरियाना सेबलेंका। ठीक है, ये हार्ड कोर्ट पर खेली और इसको इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया। अब हार्ड कोर्ट पर बढ़िया खेल रही हैं, चलो यूएस ओपन में भी जीत गई, है ना। चलो ईगा स्विएतेक जो है ये पोलैंड के हैं, और पोलैंड फिर कहाँ का, यूरोप का है, जीत गई। चेक गणराज्य चेक रिपब्लिक ये भी है वहाँ का, बारबोआ क्रेजिकोवा ने जीत लिया। तो इस प्रकार से छोटा मोटा आप ट्रिक निकाल सकते हो, और थोड़ा सा ये ट्रिक क्या है, मतलब अगर थोड़ा सा समझ हो भौगोलिक परिस्थितियों का तो थोड़ा आप अनुमान लगा सकते हो, है ना, कि कौन कहाँ पर बढ़िया खेलता है। जैसे राफेल नडाल थे तो उन्हें क्ले कोर्ट का बादशाह कहा जाता था, किंग ऑफ क्ले कोर्ट। 14 ग्रैंड स्लैम केवल फ्रेंच ओपन में जीते थे वो, है ना। हालांकि अब तो रिटायर हो गए। तो ऐसे ही आपको देखना है, ठीक है। चलिए, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया किसने, भाई वंदना कटारिया भी अब संन्यास ले ली हैं। रानी रामपाल तो संन्यास कई दिन पहले ले ली थी, अब वंदना कटारिया ने भी संन्यास की घोषणा कर दी हुई है। ठीक है, वंदना कटारिया काफी फेमस ये खिलाड़ी थी भारतीय टीम की। रानी रामपाल के बाद दूसरा सबसे फेमस नाम वंदना कटारिया का ही था, है ना। तो ये 15 साल से अधिक लंबा कैरियर इनका रहा, और ये 320 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेली भारत के लिए, और 158 गोल की। भारतीय महिला हॉकी में सबसे अधिक मैच खेलने वाली ये खिलाड़ी हैं, दो 320 खेली हैं। 2009 में इन्होंने डेब्यू किया था, तो अब ये संन्यास ले रही हैं। यहाँ पर कुछ और संन्यास हैं, उनको रिवाइज करेंगे। जैसे शरद कमल अचंता, इन्होंने टेबल टेनिस संन्यास लिया। स्टीव स्मिथ ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे, इन्होंने वनडे क्रिकेट संन्यास लिया। सिमोना हालेप टेनिस से संन्यास लिया। प्रजनेश गुणेश्वर ने भी टेनिस से लिया। रिद्धमान साहा क्रिकेट के सभी प्रारूप संन्यास। रानी रामपाल यहाँ दिख रही हैं, महिला हॉकी टीम से संन्यास। दीपा कर्माकर ये जिम्नास्टिक से संन्यास ली हैं। ठीक है, और सुनील छेत्री संन्यास लिए थे लेकिन वापसी कर चुके हैं, वो फुटबॉलर थे। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय शहर कौन सा है जो 12वें पुरुष हॉकी एशिया कप की मेजबानी करेगा। तो भाई एशिया कप, पुरुष हॉकी एशिया कप 12वां वाला कहाँ होने जा रहा है, राजगीर में होगा, बिहार में। मैंने आपको उस दिन बताया था ना कि बिहार में अगर इकोनॉमी बढ़ानी है तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि खेलों को बढ़ावा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट कराया जाए, और इस समय ये बिहार गवर्नमेंट कर भी रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर खेल का आयोजन किया जा रहा है। जैसे अभी आपने देखा कुछ दिन पहले सेपक टकरा विश्व कप वहाँ पर हुआ, है ना। भारत जो है चौथे स्थान पर रहा 7 मेडल के साथ। इसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम इस बार वहाँ होने ही वाला है, और अब देखो यहाँ पर हॉकी हीरो एशिया कप हो रहा है। तो 29 अगस्त से 7 सितंबर तक ये आयोजन होगा, 12वां संस्करण होगा, 12वां पुरुष एशिया कप का। तो इससे राज्य की स्टेट की इकोनॉमी बढ़ती है, राजस्व में वृद्धि होती है, क्योंकि जब भी कोई खेल होता है तो सिर्फ खेल के आयोजन से पैसे नहीं मिलते, उस टाइम पर जो परिवहन ये सब चीज़ें बढ़ती हैं ना, मतलब खिलाड़ी आते हैं, उसके बाद फिर बहुत सारी पब्लिक आती है जगह जगह से, तो पब्लिक आएगी, ट्रांसपोर्ट, उसके बाद रहना खाना सब, मतलब ओवरऑल राज्य में रेवेन्यू में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलती है। आपने देखा कुंभ मेला आयोजन किया गया था यहाँ पर यूपी में, प्रयागराज में था, तो कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितने प्रकार से। ठीक है, तो एशियाई हॉकी महासंघ का गठन 1958 में हुआ था। 21 सदस्य देश हैं एशियाई हॉकी महासंघ में। कुआलालंपुर में हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर पूछा जाता है इसका। अध्यक्ष हैं दातो फुमियो, और ये 12वां पुरुष एशिया हॉकी कप आयोजित करेगा बिहार में। अगला, तो ये बिहार है,
बिहार के बारे में जानते हैं। यहाँ पर है, आपको दिख जाएगा बिहार। ये अपना बॉर्डर उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से और ऊपर नेपाल से लगाता है। पटना राजधानी है। नीतीश कुमार जी यहाँ के सीएम हैं और 9वीं बार सीएम बने हैं। किस पार्टी से हैं? जनता दल यूनाइटेड पार्टी से हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं वर्तमान में। इससे पहले ये केरल के गवर्नर थे। गोगाबिल झील है, सिमरी बख्तियारपुर झील है, जगतपुर है झील, वाल्मीकि नेशनल पार्क याद रखना, भीम बंधु याद रखना और कैमूर याद रखना। ठीक है, राजगीर अभ्यारण्य याद रखना। जाट जटिन डांस, झुमरी डांस याद रखना। गोदना, गोदना यहाँ का लोक कला है। गोदना, ठीक है ना, लोक कला है, ये भी पूछा जाता है, याद रखना इसको भी। ठीक है, और 38 जिले हैं, 243 विधानसभा में सीटें हैं, 40 लोकसभा में यहाँ से आती हैं और 16 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। ये थे साथियों आज के दिन के डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में समापन सत्र के मुख्य अतिथि कौन थे? तो जगदीप धनखड़ जी थे, उपराष्ट्रपति भारत के। भारत के किस राज्य में तेंदुओं की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में तेंदुआ भी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, टाइगर भी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। आज आपको क्या बताना है कि सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 21वें संस्करण में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड जो आया था, किसने जीता था? इसके अलावा ग्रीस की कैपिटल क्या है? बताइएगा दोनों क्वेश्चन के बारे में, जो भी पता हो डिटेल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।